सक्सेस जोन के ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल आप सभी लोग का स्वागत है। ये ऑनलाइन 20 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 30 है। इसके पहले मैं उसके पार्ट 12 डाल चुका हूँ, 12 पार्ट डाल चुका हूँ, जो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में टेपिंग को कितने प्रकार से बदला जा सकता है। तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर में जो टेपिंग चेंज करते हैं, एक बार याद है कि ट्रांसफार्मर जो टेपिंग होती है हमेशा किस साइड होती है, हाई वोल्टेज की साइड। जब हम ट्रांसफर की टेपिंग चेंज करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके से टेपिंग चेंज होती है, एक होती है ऑन लोड टेप चेंजिंग और एक होती है ऑफ लोड टेप चेंजिंग। मैं मान लेता हूँ कि ये ट्रांसफर की प्राइमरी वाइंडिंग है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, इसका लो वोल्टेज, यानी यहाँ पे लो वोल्टेज है और उसके बाजू से क्या होगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हाई वोल्टेज साइड की वाइंडिंग से करेंगे टेपिंग को चेंज करते। यदि मैं टेपिंग चेंज करते टाइम मान लो यहाँ से अगर मैं टेपिंग चेंज करके तो यहाँ पे लाता हूँ, तो मेरे को क्या होता है, ट्रांसफार्मर से जो लोड है यहाँ पे अगर तो यदि ट्रांसफर किए सेकेंडरी में मान लेते हैं कि ये केवल सेकेंडरी हाई वोल्टेज साइड से और यहाँ पे यदि लोड कनेक्ट है और यदि मेरे को लोड में टेपिंग को चेंज करके यहाँ पे लाना है तो बार बार क्या होता है, लोड को डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। यदि तो मेरी कौन सी कहलाती है, ऑफ लोड टेप चेंजिंग। और यदि मैं टेप चेंजिंग को कुछ इस टाइप से बना लेता हूँ, यानी इसकी सेकेंडरी को चेंज करके कुछ इस टाइप से सेकेंडरी बनाते हैं इसकी, और यहाँ पे क्या होते हैं, दो स्विच लगे होते हैं, एक ये और एक ये। तो पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पे और ये दोनों जाके वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है, यहाँ पे जाके लोड से, यानी यहाँ पे क्या होगा, लोड कनेक्ट होगा इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या करता है, जब भी टेप चेंजिंग करनी होती है तो टेप चेंजिंग करने के क्या करते हैं, एक स्विच को मान लेता हूँ मैं कि ये वाले स्विच को यदि मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये वाले स्विच को क्लोज़ करके इस वाले स्विच को ओपन करता हूँ, तो यहाँ से टेप चेंजिंग कर देते हैं। यानी जितनी परसेंट टेपिंग हमको बढ़ाते हैं, घटानी या बढ़ानी, उतना टेप चेंज कर देते हैं और लोड को यहाँ पे करंट इस वाली बाइंडिंग के थ्रू फ्लो होता रहता है। अगली कंडीशन में यदि हमको फिर क्या करते हैं, इसके बाद ये वाला स्विच क्लोज करके ये वाला क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। यानी ये स्विच को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने से क्या होगा, इस वाले की अब टेप चेंजिंग करके टेप चेंजिंग कर देंगे और लोड को यहाँ से करंट फिल्म होता रहेगा। और जब दोनों की टेप चेंजिंग होगी, दोनों को स्विच को क्लोज कर देंगे और लोड को दोनों की वाइंडिंग जैसे करंट मिलने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लोड में हमेशा करंट भी फ्लो होता रहता है और टेप चेंजिंग भी हो जाती है। और ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग को कितने प्रकार से चेंज किया जाता है, ऑन लोड टेप चेंजिंग और ऑफ लोड टेप चेंजिंग। स्वाद है निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस नहीं होते। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है, यानी आयरन लॉस हमेशा किसमें होते हैं, कोर में। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोर ना हो, ये कौन सा कहलाता है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये वाले तो बिना वाइंडिंग और जस्ट मैं इसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग लपेट दूँ तो ये फ्लक्स यहाँ से यहाँ तक लिंक करेगा। और ये लिंक करने से क्या होगा, जहाँ पे टर्न ज़्यादा होंगे, यानी यहाँ पे एन टर्न N2 या N1, तो जो अगर N1 इज़ ग्रेटर देन N2 तो N1 पे हमें लो हाई वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पर लो वोल्टेज मिलेगा। यानी यहाँ पे हमें वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या होगा, ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इस वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका लिंक, यानी कि लीकेज फ्लक्स का मान ज़्यादा हो जाएगा और लिंक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बहुत लिंकेज फ्लक्स बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एयर कोर टाइप ट्रांसफार्मर भी, यानी हम ट्रांसफार्मर को बिना कोर के भी बनाने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हम बिना कोर के भी ट्रांसफार्मर को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो ऐसा ट्रांसफर कौन सा कहलाता है, अपना एयर कोर ट्रांसफर। यानी हमने कोर के रूप में किसको यूज किया है, एयर कोर। तो हमारा क्या कहलाता है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। लेकिन एयर कोर ट्रांसफार्मर में क्या होता है, किसी प्रकार की कोर यूज नहीं हुई तो यहाँ पे कोर लॉस जीरो हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो दूसरे एफिशिएंसी वो घट जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर जिसमें आयरन लॉस या कोर लॉस नहीं होंगे, तो हमारा कौन सा कहलाता है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, आयरन लॉस तथा कॉपर लॉस को प्रत्यक्ष रूप से निकालने के लिए। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से निकालने हम कौन सी यूज करते हैं, बैक टू बैक मेथड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं। बैक टू बैक टेस्ट इसमें क्या होते हैं, दो ट्रांसफार्मर, यानी दो ट्रांसफार्मर ऐसे, यानी इसमें हम दो आइडेंटिकली ट्रांसफार्मर को लेके आते हैं और इनकी प्राइमरी को हमेशा किसमें पैरेलल में तथा सेकेंडरी को इसकी सीरीज में कनेक्शन करके रखते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, इसमें जो बैक टू बैक टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का, इसको बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम किसी भी ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस और कॉपर लॉस एक ही बार में डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से नापने की, आयरन लॉस को प्रत्यक्ष रूप से मेजर करने की मेथड कौन सी कहलाती है, बैक टू बैक टेस्ट। और यहाँ पे क्या होता है, जो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, हम जब ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जब कॉपर लॉस को डिसाइड कर रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, इनडायरेक्टली मेथड। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेथड क्या हो जाएगी, बैक टू बैक टेस्ट। और बैक टू बैक टेस्ट हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है कि बैक टू बैक टेस्ट में तो इसकी जो दोनों ट्रांसफर की प्राइमरी है उसको पैरेलल में, और दोनों ट्रांसफर की जो सेकेंडरी है उसको या तो सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं, ऐसे कनेक्ट करके रखते हैं कि दोनों की पोलैरिटी इस टाइप से हो कि टोटल ईएमएफ का मान जीरो हो जाए। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, बैक टू बैक टेस्ट। और बैक टू बैक टेस्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यहाँ हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा है कि बैक टू बैक टेस्ट में क्या होता है। तो यहाँ से हम उसकी ऑल डे एफिशिएंसी और मेनली यहाँ पे होता है टेम्परेचर लॉस। हम ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में टेम्परेचर लॉसेस को डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे जब बैक टू बैक टेस्ट होता है
तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस के साथ साथ टेम्परेचर लॉसेस को भी डिसाइड किया जाता है। तो ये क्या होता है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में किया जाता है, क्योंकि हम वहाँ पर डायरेक्ट ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद अगला है कि ट्रांसफार्मर निम्न लोड पर दक्षता कम होने की क्या है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं कि यहाँ पे ये मान लेते हैं ये क्या है E1, तो यहाँ पे हो जाएगा I0, दो हिस्से में बटेगा, एक हो जाएगा वाटफुल कंपोनेंट और एक हो जाएगा कौन सा री में। यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे क्या करता हूँ, सेकेंडरी साइड पे बहुत कम लोड है, यानी कि ये जो लोड है ये बहुत कम है लोड। जब लोड बहुत कम है तो हमें क्या होगा, आयरन लॉस तो स्थिर होती है किसी भी लोड पर, तो हमें क्या होना पड़ता है कि इसके एडी करंट लॉस तो यानी कॉपर लॉस तो कम हो जाते हैं, लेकिन आयरन लॉस क्या होते हैं, स्थिर बने रहते हैं। तो हमें यहाँ पे इनपुट ज़्यादा देना पड़ता है और आउटपुट कम होता है, तो हमें क्या होता है आउटपुट की अपेक्षा अधिक स्थिर लॉस, यानी कि हमें जो आउटपुट में कॉपर लॉस हो रहा है वो कम हो जाता है, लेकिन इनपुट पर तो हमारा आयरन लॉस स्थिर रहता है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो आउटपुट की अपेक्षा अधिक स्थिर लॉस होती है, इसलिए क्या होती है ट्रांसफार्मर की निम्न लोड पर दक्षता क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर ऑयल का सामान्यतः इंडिया में प्रयोग किया जाए। तो इसको आप याद रखिए, पैराफिन बेस्ड इंसुलेटिंग ऑयल। पैराफिन बेस्ड इंसुलेटिंग ऑयल का सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रयोग किया जाता है, किसका, पैराफिन बेस्ड इंसुलेटिंग ऑयल। एक ऑयल का प्रकार होता है। ऑयल का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जिसमें बाइंडिंग को ये कूलिंग का भी काम करता है बाइंडिंग पर। उसके साथ साथ क्या होता है, हमें यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर की सहायता से हमें क्या मिलती है, कूलिंग के साथ साथ हमको मिल जाता है इसका इंसुलेशन। और ट्रांसफार्मर वाले की क्वालिटी भी होती है, किसी डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और विस्कोसिटी यानी श्यानता ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक ट्रांसफार्मर में नो लोड की स्थिति में स्थिति में करंट वोल्टेज से, जब नो लोड की स्थिति में करंट वोल्टेज से कितना डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री या 90 डिग्री लीड करेगा या नन ऑफ दिस। तो इसका मैं एक प्रायोगिक ट्रांसफार्मर का नो लोड वो बना रहा हूँ ग्राफ, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लक्स को लेके चलते हैं और प्लस के साथ साथ हमारा क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन करंट या IM होता है। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है IW और एक हमारा क्या बनता है IM या IMU, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसके कारण क्या होता है, हमारा नो लोड पे जो करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस नो लोड यानी ये वोल्टेज कहलाता है हमारा V, जो हमने अप्लाइड वोल्टेज किया, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है E1 और यहीं भी हमें क्या मिल जाता है E2, यानी कि जो हमारे सेकेंडरी में उत्पन्न वोल्टेज और प्राइमरी में उत्पन्न वोल्टेज यानी जनरेटेड EMF जो होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं और वोल्टेज और EMF के बीच में 90 है। तो ये ग्राफ आप याद रखिए, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा कि वोल्टेज और EMF के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, या वोल्टेज और फ्लक्स के बीच में कितने डिग्री का होगा, फ्लक्स लीकेज लीड करेगा या वो लैग करेगा। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि हमारा जो फ्लक्स है उस टाइप से रोटेट हो रहा है, यानी कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ से वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लेकिन ये EMF क्या है, लैग कर रहा है। ये रेफरेंस पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट किसी भी चीज़ को हम आगे या पीछे जो भी डिसाइड करेंगे वो किससे करेंगे, रेफरेंस पॉइंट पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रायोगिक ट्रांसफार्मर में या प्रायोगिक हो या प्रैक्टिकल हो, यहाँ पर फ्लक्स को हमेशा क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट हम फ्लक्स को माना है, तो यहाँ पे फ्लक्स से क्या हो जाता है, वोल्टेज और करंट के बीच हम देखते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है, नॉर्मली ये एंगल क्या होता है 75 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रायोगिक ट्रांसफार्मर के नो लोड की स्थिति में करंट होगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी यहाँ पे 90 डिग्री लीड है या 90 डिग्री लैग है। तो यहाँ पे जो भी कोण होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री, वो भी क्या होगा, लैग होगा, यानी यहाँ पे क्या कर रहा होगा, लेस देन 90 डिग्री लैग। नहीं तो यहाँ पे 90 डिग्री लीड या 90 डिग्री लैग। जब 90 डिग्री लैग कब करेगा, जब भी क्या हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिकल ट्रांसफर होगा। और प्रैक्टिकल ट्रांसफर में I0 करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन लॉसेस हम क्या मानेंगे, या जो कोर लॉसेस उसको जीरो लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी। और एक और चीज़ याद है कि जब भी क्या होता है, नो लोड पे होता है, यानी नो लोड की स्थिति में एक करंट वोल्टेज से कितना, यानी कि 75 यानी cos 75, यानी यहाँ पे जो कॉस बनता है वो कितना होता है 75। तो इस कंडीशन पावर फैक्टर कितना होता है 0.375। ये वैल्यू आप याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि नो लोड किसी में पावर फैक्टर का मान कितना होगा, तो cos 75 की वैल्यू कितनी लगभग 0.375 के पास। तो प्रायोगिक ट्रांसफार्मर नो लोड की स्थिति में कितना हो जाएगा 0.375 पावर फैक्टर चलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अच्छी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो कोई भी मशीन हो जिसका वोल्टेज रेगुलेशन पूछे या स्पीड रेगुलेशन पूछे, तो वो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यानी कि हमने जो जनरेटेड, यानी जब हम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में जो अंतर होगा, ट्रांसफार्मर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, ठीक, नो लोड से फुल लोड वोल्टेज जितना भी चेंजेस आएगा वो उसका वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। यानी हमें अगर लॉसेस नहीं होगा, जितना हम वोल्टेज देंगे उतना आउटपुट पे मिल जाएगा, जितनी पावर देंगे। तो यहाँ पे जिस भी चीज़ का वोल्टेज रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन कम होगा वो सबसे अच्छा होगा। तो सबसे एक अच्छे ट्रांसफर का वोल्टेज रेगुलेशन लगभग कितना होना चाहिए 1%। अगर यहाँ पे 0% ऑप्शन होता तो वो बेस्ट होता है, यानी जो भी सबसे कम वैल्यू है वही आंसर होगा। इसके बाद है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समय आयरन लॉस को नगण्य मान लेते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है प्राइमरी है मान लेते हैं। तो हमेशा जो भी वाइंडिंग हम शॉर्ट करते हैं वो कौन सी कर देते हैं,
लो वोल्टेज साइड, यानी लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी क्या है, लो वोल्टेज साइड है, यानी LV साइड है। इस LV साइड को मैंने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो हमेशा क्या होता है, जब भी हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो हम रेटेड वोल्टेज का 2 से 5% वोल्टेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 से 5% के वोल्टेज पे हमारे आयरन लॉस लगभग जनरेट ही नहीं होते, यानी बहुत कम आयरन लॉस होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में आयरन लॉस को नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि हम जो प्राइमरी वोल्टेज दे रहे होते हैं वो क्या होता है, जो प्राइमरी वोल्टेज देते हैं वो बहुत कम होता है। ये अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट I तथा नो लोड वोल्टेज I तथा फेज कोण A हो तो वाट का तो पावर का सूत्र होगा, तो वाटफुल कंपोनेंट। यदि लोड करंट I0 तथा नो लोड वोल्टेज V तथा फेज कोण A हो तो वाटफुल कंपोनेंट का सूत्र होगा। तो यहाँ पे वाटफुल कंपोनेंट कौन सा कहलाता है, अभी मैंने ग्राफ बनाया था, मैं फिर से बना लेता हूँ कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा फ्लक्स है, इन्होंंने इसको रेफरेंस मान के रखा, ये मेरा वोल्टेज है। यहाँ पे क्या होते हैं E1 और नीचे क्या होता है E2, यानी ये E1 और E2 उस पर डिपेंड करता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, E2 आगे होगा, और स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, E1 आगे होगा, यानी कि जिस साइड का वोल्टेज ज़्यादा है वो आगे जाएगा फेजर डायग्राम में। यहाँ पे क्या होता है, हमारी 2 चीज़ बनती है, एक बनती है कौन सी, IW, और एक हमारा क्या बनता है, I0। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पूछा है कि वाटफुल कंपोनेंट, यानी कि उसने बता दिया कि ये वोल्टेज है और नो लोड करंट की जगह पे हमने क्या लेके रखा है, ये सी को क्या बोला है, I0 है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, I0 है। अब इस I और नॉट के बीच में फाई ना कोण लेकर क्या ले लिया उसने, कि इस एंगल का मान क्या है, A है। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जिसके साथ भी एंगल बनाता है वो हमेशा कॉस के साथ जाता है, और इसमें एंगल नहीं बना, यानी ये जो I म्यू था इसके साथ एंगल नहीं बना, यानी ये I म्यू किस में जाएगा, साइन में। तो यहाँ पे जो IW का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो IW इक्वल टू हो जाएगा, IW इक्वल टू V इंटू I0 से कॉस A, यानी क्योंकि यहाँ पे कोण बना है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस है, और इसके साथ कोण नहीं बना तो ये क्या हो जाएगा, I म्यू इक्वल टू IV इंटू I0 साइन A। ठीक है, जिसके साथ कोण देना वो साइन के साथ, और जिसके साथ कोण बना है वो कॉस के साथ जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, V इंटू I0 इंटू कॉस A। तो अगला क्वेश्चन है, नो लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर के लो होने का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे नो लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर का लो होने का प्रमुख कारण है मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस, यानी हमारा जो भी पावर फैक्टर को लो करता है वो क्या होता है, रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, तो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये मेरा बनता है, ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, यानी कि ये यहाँ पे मान लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो करंट आता है I, यहाँ पे 2 से बढ़ता है, एक हो जाता है हमारा कौन सा, IM यानी मैग्नेटाइजेशन करंट, और एक हो जाता है IW यानी जो क्या होता है, रेजिस्टेंस, यानी ये कॉइल बनती है और यहाँ पे क्या बनता है, एक रेजिस्टेंस, और यहाँ से हम निकाल के ये इस टाइप से हमारा कह रहा है। तो यही हमारे कौन से कहलाते हैं, IM और IW, आयरन लॉस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो IW है ये क्या कहलाता है, हमारा वाटफुल, यानी जो भी होता है रेजिस्टेंस से क्रॉस हो रहा है, तो रेजिस्टेंस जितना ही बढ़ेगा हमारा तो पावर फैक्टर डिक्रीज होगा नहीं। पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज केवल किसकी वजह से होता है, इस IM, क्योंकि IM क्या होता है, एक रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, एक रिएक्टेंस के कारण जनरेट होता है। तो इस रिएक्टेंस के कारण क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर लो होता है। तो ट्रांसफार्मर की नो लोड की स्थिति में जो पावर फैक्टर के लो होने के कारण क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सामान्यतः मैग्नेटाइजेशन करंट का मान कम होता है क्योंकि। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन पूछा, यानी ये मैं मान लेता हूँ कि कोई बहुत सारी मशीन है मेरे पास, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर है, तो इन सब में से जो मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस है वो किस में कम होगा, वो ट्रांसफार्मर में होता है। क्योंकि देखो अगर मैं इंडक्शन मोटर की बात करूँ तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टेटर, ये मान लेते हैं रोटर। तो ये स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है, बीच में एयर गैप होता है। इस एयर गैप के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन करंट, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको मैग्नेटाइज करने के लिए ज़्यादा करंट की जरूरत होती है, और यहाँ पे इस बीच में एयर गैप होने के कारण क्या होता है, लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में सामान्यतः मैग्नेटाइजेशन करंट का मान क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में तो कोई भी एयर गैप नहीं होती, ये कोर होता है और बीच में हम क्या कर देते हैं, इन दोनों के ऊपर वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, फ्लक्स के लिए एक पाथ होता है। ठीक है, जो क्या होता है, फ्लक्स के लिए एक पाथ होता है, और इस पाथ के कारण क्या होता है, बीच में एयर गैप नहीं बन पाता, यानी क्या हो जाता है, कम वायु अंतराल, यानी और कोर भी क्या होती है, कोर के बीच बहुत कम वायु अंतराल लगते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइजेशन करंट का मान कम होने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, कम वायु अंतराल। जबकि जैसे इंडक्शन मोटर हो गई, अल्टरनेटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गई, इन सब में क्या होता है, बीच में स्टेटर और रोटर के बीच में गैप होता है। तो यहाँ पे क्या कहलाता है, हमारा कम वायु अंतराल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल टू VI cos phi डिवाइडेड बाई VI cos phi प्लस आयरन लॉस प्लस PI प्लस PC, यानी आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस।
तो यहाँ पे क्या होता है कि cos फाई क्या होता है, हमेशा 1 से कम होगा, यानी ये क्या 1 से कम हो रहा है 0.8, यानी हम किसी वैल्यू में 0.8 का इंटू करेंगे तो उसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा अपने यहाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि हम cos को 1 रखें तो 1 की कंडीशन में क्या होता है, ये मैक्सिमम चीज़ बन सकती है, यानी ये 1 होगा ये 1 होगा तभी। तो यानी हमारा पावर फैक्टर एफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तो हमारा ट्रांसफार्मर किस पावर फैक्टर पर यूनिटी यानी सबसे अधिकतम दक्षता देगा, तो वो कौन से कहलाते हैं, यूनिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में आई नॉट तथा नो लोड बीच का ये हो तो मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस का सूत्र होगा। तो बस फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट यानी कि जो आई म्यू इक्वल टू क्या होगा, कोण हमने भी देखा कि कोण हमारा किसके साथ बन रहा था, आई डब्ल्यू के साथ। तो वहाँ पे क्या होता है वी आई कॉस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी आई साइन ए। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 1 किलोवाट तथा फुल लोड पर कॉपर लॉस 2 किलोवाट है। किसी ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस 1 किलोवाट तथा फुल लोड कॉपर लॉस 2 किलोवाट है। यदि किसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग 100 kV हो तो अधिकतम दक्षता क्या होगी। देखो अधिकतम दक्षता की कंडीशन ये है कि ये जो हमारे कॉपर लॉस हैं वो किसके बराबर हो जाएं, आयरन लॉस के बराबर है, ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रांसफार्मर के क्या है, आयरन लॉस। देखो आयरन लॉस तो फिक्स, यानी हम क्या करते हैं 1 किलोवाट, इस 2 किलोवाट को 1 किलोवाट पे लेके आना है। और कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, हमेशा लोड पे, यानी हमें लोड को कम करना होगा। तो लोड को हमें कितना % कम करना होगा वो निकालना यहाँ पे जरूरी है। तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि जैसे हम फॉर्मूला का क्वेश्चन आता है कि 50% लोड पे कॉपर लॉस कितना होगा, तो हम कैसे निकालते हैं कि कॉपर लॉस इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। तो यहाँ पे देखिए फुल लोड कॉपर लॉस तो दिया है 2 किलोवाट और हमें कॉपर लॉस चाहिए कितना, 1 किलोवाट। यदि हम यानी मेरे को ये चाहिए 1 किलोवाट और ये दिया कितना है 2 किलोवाट। तो यहाँ सब क्या मिल जाएगा, एम की वैल्यू मिल जाएगी। और एम ही हमारा क्या कहलाता है, कितने % लोड है। तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी में दोनों 1 किलोवाट के बराबर आएंगे तो कितना % लोड होगा। तो बस हम इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं 1 यानी 1 किलोवाट या 1, ठीक है 1। और यहाँ पे हमें चाहिए क्या है, एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है और यहाँ पे टोटल क्या है 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 इक्वल टू एम स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू √1/2, ठीक है। और √1/2 यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, m इक्वल टू 1/√2। और ये किसके बराबर होता है हमारा 0.707, यानी हम क्या करेंगे 0.70% टिपिंग निकालें तो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल आंसर का लोड क्या है, यानी m इक्वल टू कितना है हमारा 0.707। तो हम क्या करेंगे इस 0.707 को ट्रांसफर की टोटल रेटिंग से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.707 इंटू 100, 0.070 यानी कितना हो जाएगा 70.7 kV। यानी जब हम ट्रांसफार्मर कितना लोड होगा 70.7 kVA की ये कंडीशन में हमारे क्या होगा, ट्रांसफार्मर मैक्सिमम दक्षता को देगा। तो यहाँ पे उस फॉर्मूले को यूटिलाइज करें, कुछ नहीं करना है, जो आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस को अंडर रूट में रख के जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग आई है उससे गुणा कर देना है। तो हमारा क्या जाएगा 70.7 kV। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में नो लोड से फुल लोड तक आयरन लॉस स्थिर होते हैं क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन लॉस स्थिर होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्थिर मैग्नेटिक फ्लक्स और स्थिर लीकेज फ्लक्स, दोनों आंसर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है ट्रांसफार्मर के लिए, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स और साथ साथ लीकेज फ्लक्स ये भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो उसका जो लीकेज फ्लक्स हो रहा है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों की वजह से हमारे क्या हो जाते हैं, जो आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर में क्या होता है फ्लक्स में चेंजेस नहीं आते। तो ये क्या हो जाएगा आयरन लॉस स्थिर होता है क्योंकि स्थिर मैग्नेटिक फ्लक्स और स्थिर लीकेज फ्लक्स होता है। और अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज पर एडी करंट लॉस 50 वाट है, 330 वोल्ट पर एडी करंट लॉस क्या होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक चीज़ होगा कि एडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है, WE इक्वल टू B स्क्वायर F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। और हमारा V B इक्वल टू क्या हो जाता है V अपॉन F, यानी जो फ्लक्स डेंसिटी वो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के रेशो के बराबर होती है। और यही हमारा मेंटेन करना में जरूरी होता है क्योंकि इससे क्या होता है लॉसेस बढ़ते हैं। तो यदि हम V की जगह आप ये वैल्यू रखना क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। तो F स्क्वायर से F स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये WE क्या हो गया V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि WE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, ठीक, यानी क्या हो जाएगा V स्क्वायर। तो मैं मान लें WE1 अपॉन V1 स्क्वायर WE2 इक्वल टू V2 स्क्वायर। यानी यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू भी लिख सकता हूँ। इस टाइप से मैं कंपेयर कर लेते हैं। तो WE1 अपॉन WV1 स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे मैं, पहले यहाँ पे लॉसेस कितना दिया गया है 50 वाट, यानी कि 50 वाट इक्वल टू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x,
यानी ये मान लेता हूँ अगली कंडीशन में जो भी लॉस आएंगे वो x हैं डिवाइडेड बाय 330 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 112.5 वाट के बराबर। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा 112.5 वाट के बराबर। यानी कि जब क्या हो जाएगा 330 वोल्ट बढ़ा देंगे, यानी हम इसका वोल्टेज लगभग 100 गुना बढ़ा देंगे, ये 10 गुना बढ़ा देंगे, यानी 100 वोल्ट बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 112.5 वाट। यानी जो एडी करंट लॉस है वो 112.5 वाट हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समानांतर प्रचारण के लिए सर्वाधिक आवश्यक शर्त है। तो यहाँ पे याद रखिए समान की भी रेटिंग तो एसेंशियल में नहीं आता, समान टर्न एम्पीडेंस भी होना चाहिए, समान ध्रुवता। तो यहाँ पर समान ध्रुवता सबसे एसेंशियल कंडीशन होती है कि ये हमें करना ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं मान लेता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, यानी क्या हो जाता है इसमें जो डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ की बात कर रहा हूँ, ये E1 जनरेट होता है, उसकी सेकेंडरी में क्या होता है E2 इस डायरेक्शन में जनरेट होता है, नहीं दूसरे ट्रांसफार्मर की हम सेकेंडरी एक साथ जोड़ेंगे। तो ये E1 और E2 अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हुए तो ये दोनों को क्या कर लेंगे E1 और E2, यानी मान लें E1 और E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी एक दूसरे का विरोध करके दोनों को 0 कर देंगे। तो हमें यहाँ पे एक कंपलसरी कंडीशन याद रखनी होती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये दोनों की पोलरिटी सेम होनी चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा 0 ईएमएफ मिलेगा। इसलिए क्या होता है सबसे सर्वाधिक आवश्यक शर्त क्या हो जाएगी समान ध्रुवता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भी ट्रांसफर की टेपिंग को निकाला जाता है। तो आप इसको हमेशा याद रखिए, किसी भी ट्रांसफर की टेपिंग हम कहाँ से निकालते हैं हाई वोल्टेज साइड से, कभी भी लो वोल्टेज साइड से टेपिंग को नहीं निकाला जाता। यानी किसी भी ट्रांसफर की टेपिंग को हम हमेशा हाई वोल्टेज साइड से ही निकालेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भी ट्रांसफार्मर के इनमें नो लोड फेजर डायग्राम में कोर लॉस किसके साथ फेज होता है, किसके साथ फेज में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोर लॉस या यहाँ पे जो वाटफुल कंपोनेंट है उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये फिर से वही डायग्राम बनाने अपन को बार। तो ये डायग्राम आपको वो ये फेजर डायग्राम आना चाहिए कि फाई है, यहाँ पे क्या होता है हमारा वी है और यहाँ पे क्या है E1 है, और यहाँ पे मेरा क्या कहलाता है मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट IM, और यहाँ पे क्या होता है IW। तो ये IW हमारे किसके, इसी को हम कोर लॉस बोलते हैं। तो ये हमारा IW किसके फेज में होता है प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज, यानी ये V1 के साथ में क्या होता है इन फेज होता है। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर में नो लोड फेजर वोल्टेज होता है वो क्या होता है V1 के साथ फेज में होता है, यानी कि प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज के साथ इन फेज होता है। और ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा, तो 180, और ईएमएफ में फ्लक्स लीड करेगा या क्या चीज़ लैग करेगी, तो उस डायग्राम के थ्रू आप सही आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर की प्राइमरी व सेकेंडरी में उत्पन्न ईएमएफ के मध्य फेज अंतराल। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है अपना फ्लक्स हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा V हो जाएगा, यहीं पे मेरा क्या आएगा E1 और यहीं पे क्या होगा नीचे E2। तो ये E1 और E2 तो क्या हो सेम फेज में हो, यानी कि जो प्राइमरी में उत्पन्न ईएमएफ और सेकेंडरी में उत्पन्न ईएमएफ दोनों क्या होते हैं, दोनों 0 डिग्री के फेज अंतराल पे होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आप मुझसे आप पर्सनली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या पर्सनली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।